हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्शन इन बोर थ्योरी फॉर फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अभी तक हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम हमने डिस्कस किया था। पर वहाँ पे हमने एक असम्पशन कंसीडर की थी कि जो हमारा न्यूक्लियस है दैट इज़ इन्फानाइटली हैवी होने की वजह से ये जो है मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मोशन जो है वो कैसा है, निग्लिजिबल है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास होता है। तो हम जब इसका फाइनाइट मास कंसीडर करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों क्या कर रहे हैं, किसी कॉमन सेंटर ऑफ मास सी के अबाउट जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे जो सी से न्यूक्लियस का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, मान लो एक्स है। हमें पता है जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका स्मॉल आर। तो यहाँ से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल आर। न्यूक्लियस का मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड इलेक्ट्रॉन मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो सेंटर ऑफ मास से अगर मुझे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे डिस्टेंस देखना है तो ये पूरा आर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक्स अज्यूम किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर माइनस एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक ये फिगर हमें? ठीक है, तो अब हम जो है देखेंगे कि किस तरह से जो हमारी फ्रिक्वेंसी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की निकल के आई थी तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, क्या करेक्शन आई है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम कंसीडर करें तो मास इनटू सेंटर ऑफ मास से इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है यानी कि एक्स, एम इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यही इलेक्ट्रॉन का जो मास है और उसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि स्मॉल एम इंटू आर माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स निकल जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपके पास, एम आर बाय में एम प्लस में एम। तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट कैसे करोगे कि एम एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम आर माइनस एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे, एम एक्स यहाँ रख लोगे, इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ यहाँ ले गए तो एम एक्स प्लस में एम इंटू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम आर। तो यहाँ से एक्स क्या निकल जाएगा, एम आर बाय में कैपिटल एम प्लस में एम। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लो। इस इक्वेशन 1 से हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम आर माइनस एक्स कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम इंटू एक्स बाय में एम। तो यहाँ से हमने एक्स क्या कैलकुलेट किया है, एम आर बाय में एम प्लस में एम। तो एम आर बाय में एम प्लस में एम से, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर बाय में एम प्लस में एम। सो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अगर मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है एटम के, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँगी किसी सेंटर ऑफ मास सी के अबाउट, तो वो क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम है आपका न्यूक्लियस का अबाउट सी और एंगुलर मोमेंटम है आपका इलेक्ट्रॉन का अबाउट सी, जो है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का वैसे ही अगर जनरल फॉर्मूला लिखो तो वो क्या होता है, एम इंटू आर स्क्वायर बाय में ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m इंटू यहाँ से सेंटर ऑफ मासेस का डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस का, x है, तो m एक्स स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये दोनों जो है मूव कर रहे हैं, मान लो वो वेलोसिटी क्या है, दैट इज ओमेगा। ठीक है, ऐसी m इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, r माइनस एक्स हमने कैलकुलेट किया है एम आर बाय में m प्लस में m, तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर। और यहाँ से हमने x भी कैलकुलेट किया है, तो x क्या कैलकुलेट किया है, स्मॉल एम आर बाय में कैपिटल एम प्लस में m। तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा बाय में स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम का होल स्क्वायर प्लस एम स्मॉल एम इंटू एम कैपिटल एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा बाय में स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम का होल स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है यहाँ से, और स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है आपका, स्मॉल एम कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर ओमेगा कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या है यहाँ से, स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम से एक स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, एम एम बाय में एम प्लस में एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। नेम दिस टर्म एज म्यू, हम इस टर्म को म्यू नाम देंगे। तो म्यू इज़ बेसिकली योर रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस मास है उसको हम क्या नाम दिया है, वो हमारा क्या है, म्यू निकल के आया। ठीक है, तो
अब हमें पता है, अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा न्यूक्लियर मूव नहीं कर रहा, सो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, दैट इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। अगर न्यूक्लियस हमारा मूव नहीं करेगा, न्यूक्लियस हमारा रेस्ट पे है, तो इन दैट केस जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, यानी कि स्मॉल एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, स्मॉल एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो एम वी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। पर यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूक्लियस का मास हम कंसीडर नहीं करते तो इन दैट केस न्यूक्लियस इज एट रेस्ट और इलेक्ट्रॉन जो है यू मूव कर रहा है, मान लो किसी भी वेलोसिटी से, इसका डिस्टेंस आर है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी से अगर वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। लेकिन अब हमने न्यूक्लियस के मोशन को भी हमने कंसीडर किया है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू से रिप्लेस कर देंगे। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अब उसकी करस्पॉन्डिंग हमने जो एनर्जी हमारे पास निकल के आती है इलेक्ट्रॉन की एन nth ऑर्बिट, वो क्या निकल के आएगी आपके पास, ई एन इज इक्वल टू, ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं दैट इज जर्नल फॉर्मूला। ठीक है ना, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, Z1 2 3 4 5, तो -2 पाई स्क्वायर म्यू E4, यहाँ से जो एम है हमने एम को किससे रिप्लेस कर दिया, आपका म्यू से। ठीक है ना, दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, E4 के स्क्वायर बाय में n स्क्वायर s स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जो के स्क्वायर है दैट इज बेसिकली हमारे पास क्या है, 1/4 पाई का होल स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्म भी लर्न होनी चाहिए। हमने बुक में जो है आपका nth ऑर्बिट के लिए हमने जो हाइड्रोजन की जो मैंने एनर्जी निकाली थी वो क्या थी, Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये यही फॉर्मूला है, बट इस तरह से लिखा गया, तो दोनों टर्म, दोनों फॉर्म्स आपको लर्न होनी चाहिए। यहाँ पे Z1 हाइड्रोजन के लिए तो क्या आ गया, 2 पाई स्क्वायर म्यू E4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर n स्क्वायर s स्क्वायर। जब आप इसको काटोगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, म्यू E4, यहाँ पे m को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, म्यू से। सो यहाँ से हमारे पास एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, -μe4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। तो मैंने आपको यहाँ पे m किससे रिप्लेस हो गया, म्यू से, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, तो एनर्जी इन टर्म्स अगर मुझे वेवलेंथ लिखनी है, एनर्जी इज बेसिकली क्या, hc बाय में लैम्डा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, 1 बाय में लैम्डा एक तरफ रख के hc से नीचे डिवाइड कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, μe4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, बुक में करेक्ट करो अपनी, CH3। ठीक है ना, 1 बाय में n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में n2 स्क्वायर। सो बेसिकली ये जो है, ये वाली जो टर्म है, ये दैट इज़ योर रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, तो रेडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास निकला था, और रेडबर्ग कांस्टेंट किस लिए निकला था, जब हमने कंसीडर किया था, जब हमारा मास जो है, कैपिटल मास जो है इन्फाइनाइटली हैवी था। पर इन दैट केस यहाँ पे म्यू आ रहा है, तो ये जो है रेडबर्ग कांस्टेंट कब है, जब हमने जो है हाइड्रोजन मास का क्या कंसीडर किया, रिड्यूस मास। हमने जो है अगर कंसीडर किया है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है हमारे पास, μe4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, कुछ हमारे पास कंडीशन हम लेके चलते हैं। मान लो अगर हमारा म्यू जो है वो लेस देन m है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर रिड्यूस्ड मास है अगर वो किससे कम है, स्मॉल m से कम है, ठीक है, लेस देन m है, तो जो फ्रीक्वेंसी आएंगी स्पेक्ट्रल लाइंस की वो क्या होंगी, वो ज़्यादा हमें मिलेंगी जब हम कंसीडर करके चलेंगे हमारा न्यूक्लियस है उसका हैवी मास है, यानी कि इन्फानाइटली हैवी। यानी कि न्यूक्लियर मोशन को अगर हम एब्सेंट मान के चलेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस की हमारे पास, जो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी हमें जो है ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है ना, वेवलेंथ जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें ज़्यादा मिलेंगी एज कंपेरिजन टू हैवियर मास। ठीक है, एक कंडीशन, एक चीज़ तो ये है कि इसमें हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस ज़्यादा मिलती हैं अगर हम म्यू को लेस देन स्मॉल m कंसीडर करके चलें। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपने क्या किया, म्यू को आप बहुत थोड़ा सा ही लेस अगर आप द्वारा से मान के चल रहे हो, तो इन दैट केस अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ये अगर छोटा है स्मॉल m से, तो ये जो हमारे एनर्जी जो है, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था, m था, तो यहाँ पे m जो है बड़ा था, तो इन दैट केस एनर्जी भी थी मोर नेगेटिव। अब म्यू हमने छोटा लिया है, तो इन दैट केस एनर्जी क्या होगी, स्लाइटली क्या होगी, लेस हो गई, स्लाइटली लेस नेगेटिव हो गई एज कंपेरिजन जब हमारा न्यूक्लियस कैसा था, हैवियर मास था जब न्यूक्लियस था। ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास जो वेवलेंथ हमारे पास इस इक्वेशन से निकल के आएंगी, तो हम ये जस्टिफिकेशन है इस करके जो हमारी वेवलेंथ्स निकल के आएंगी स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा होंगी एज कंपेरिजन टू योर व्हेन न्यूक्लियस इज ऑफ हैवियर मास। ठीक है,
तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटली और जो थियोरटिकली ये दोनों जो है एग्री कर गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि अगर हम स्मॉल एम म्यू जो है लेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज जो है लेस नेगेटिव होंगी, तो इन दैट केस भी तब भी हम ये कह सकते हैं जो वेवलेंथ्स होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की वो ज़्यादा होंगी जब हम कंसीडर करके चलेंगे न्यूक्लियस का हैवी मास, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली जो है ऑब्जर्व वैल्यू से काफ़ी क्लोज था ये जो थियोरटिकल हमारी निकल के आई थी।